Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Wars. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट आपका लेक्चर जो होगा ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। राइट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में तो बच्चों हम लोगों ने काफ़ी कुछ स्टडी किया है, बेसिक नॉलेज तो आपको आई गई होगी। राइट, तो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट होगा that is the electron gain enthalpy। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जब हम लोग बात करते हैं या फिर बच्चों यहाँ पे मैं एक पॉइंट और लिखूँगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, या फिर आप इसकी बात करते हो तो कहीं ना कहीं दोनों का जो एक्चुअली मीन है वो कुछ एक जैसे ही समझ में आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना है ना, किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के साथ, है ना। तो इस एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को गेन करना। राइट, अब इनके जो रिलेशंस होते हैं वो आपका माइनस और प्लस का जो रिलेशन होता है वो तो आपको क्लियर हो ही गया होगा दोनों को लेके। राइट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जब हम बात करते हैं तो इसको बच्चों में रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, डेल्टा आर एच, इस तरीके से आप बोल सकते हो। राइट, या फिर यहाँ पे आप इसको इस तरीके से, भाई चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं ना, जहाँ पे हम किसके बारे में बात करते हैं कि भाई एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और इसको मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर प्रॉपर आपको डिस्कस किया हुआ है मैंने। राइट, वहाँ पे आपको सॉल्यूशंस भी हमने किए थे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन आज का जो बेसिक पॉइंट होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लेकर होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में जब बच्चों हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर मैं स्टार्ट करूँगा बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ही। राइट, तो बेसिक हेडिंग हमारी वही होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको लेके मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे बच्चों मान के चलो हमारे पास एक एक्स एटम है, इट इज़ आइसोलेटेड एंड गैसेस एटम है। एक बच्चों हमारे पास एटम है वाई। राइट, ये भी बच्चों आपका आइसोलेटेड एंड गैसेस एटम है। एटम एक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो बच्चों इसका मैं कन्फिग्रेशन अगर मैं लेता हूं बच्चों, जैसे अगर अपन 10th क्लास के अंदर पढ़े हैं बच्चों सेल्स के अंदर KLMN, है ना। तो अगर इस एक्स का बच्चों मैं कन्फिग्रेशन बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो बच्चों मैं बात करूँ बेटा यहाँ पे आपका 2 देन 8 देन आपका 1। ठीक है, KLMN के अंदर हमने इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया है सेल्स के अंदर। जैसे अगर एक्स के बारे में बात, मतलब वाई के बारे में बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं सपोज यहाँ भी बच्चों आपकी सेल्स की LM एंड आपका N। तो मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको सारी के सारी कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, है ना, वो बेसिक मोटो हमारा रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन सेल्स के अंदर कुछ इस तरीके से हो गया है। अच्छा, अब बेसिक चीज़ क्या समझ में आ रही है कि जो बच्चों एक्स हमारे पास जो एलिमेंट है, राइट, इस एलिमेंट के अगर आप आउटर सेल में देखोगे तो बच्चों यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अगर यहाँ पे ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है अगर बच्चों यहाँ से रिलीज हो जाए, क्या बच्चों मैं बोल रहा हूँ रिलीज हो जाए, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए तो मतलब है कि यहाँ पे जो आपका एक्स प्रेजेंट था, है ना, एक्स जो हमारे पास गैसियस एटम था वो चेंज किस में हो जाएगा, x+1 में चेंज हो जाएगा। और ये 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज क्यों करेगा, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है स्टेबिलिटी इज द बेसिक पॉइंट। तो आपका यहाँ पे जो स्टेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फोकस हो रहा है कि मतलब आपका जो एक्स एलिमेंट है जो गैसियस फेज में है ये आसानी से अपने 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। अब यहाँ पे पॉइंट ये भी कि जब इलेक्ट्रॉन बच्चों ऐड होगा तो ऑब्वियसली उसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम डिफाइन करते हैं, नेगेटिव में आता है। इलेक्ट्रॉन को जो हम रिलीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनर्जी को हम लोग सप्लाई करते हैं। जब एनर्जी को हम लोग सप्लाई करेंगे तो मतलब बच्चों वहाँ से हम टर्म रिलेट करते हैं एक प्रॉपर्टी दैट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी। तो इन केस ऑफ एक्स एटम बच्चों यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी या पोटेंशियल डिफाइन होगा, जहाँ पे आपका जो एक्स है बच्चों x+1 में चेंज हुआ है और स्टेबिलिटी को डिफाइन क्यों किया है। एक इलेक्ट्रॉन बच्चों जैसे बाहर जाएगा एक्स एटम से तो भाई इसके पास देखो x+ के पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, एक तो 2k सेल के अंदर और आपके L सेल के अंदर बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, मतलब यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबिलिटी डिफाइन हो गई है। इसी तरीके से बाई पे फोकस करो बच्चों, बाई के पास क्या है, यहाँ देखो बच्चों आपके 2 8 7, बेटा आउटर मोस्ट जो सेल है बेटा उसके पास कितने हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पे आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब इस 7 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए बच्चों काफ़ी ज़्यादा हीट और एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी, क्यों,
क्योंकि न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन्स कर रहे होंगे बेटा। मान लीजिए सपोज आपका के सेल, एल सेल, एम सेल, तो इस एम सेल के पास बच्चों यहाँ पे आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। जब 7 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो बच्चों कहीं ना कहीं आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपके इंडिविजुअल 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगा वो कहीं ना कहीं बच्चों क्या होगा, वो वैल्यू आपकी मैक्सिमम डिफाइंड होगी। तो इस मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपको ब्रेक करने के लिए बेटा मैक्सिमम एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। लेकिन जब मैं अगर ऐसा करूं इसकी एटम की स्टेबिलिटी के लिए, तो अगर बच्चों में 7 के साथ अगर मैं सपोज 1 इलेक्ट्रॉन को मैं ऐड करा दूं, तो ऐड कराऊंगा तो बच्चों 7 से कितना हो जाएगा, ये तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे लिए काफ़ी आसान है इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना। तो इस केस में देखो कि हमारा जो बच्चों बाई एटम है, उस बाई एटम जो गैसियस फेज में है, तो उसके साथ बच्चों हम ईजिली 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी की पूरी कहानी है। क्या बच्चों, स्टेबिलिटी की पूरी कहानी है। आप सीधा सा पॉइंट आप हमेशा देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, चाहे आपका बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात हो, हम पूरी केमिस्ट्री के अंदर बेटा हर जगह फोकस करते हैं स्टेबिलिटी। किस पे फोकस करते हैं? स्टेबिलिटी पे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल, या हम बात कर सकते हैं नेचर का आपका बहुत ही एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी। तो बच्चों यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन लेगा आसानी से, और ये बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा आपके बाई के अंदर, और बाई के पास चार्ज कितना होगा? -1 होगा। क्या ये बात समझ में आई? तो बच्चों यहाँ भी ये भी गैस की फेज में रहेगा, और ये भी आप गैस की फेज में आ गया आयन। ठीक है, तो इस केस में जब बेटा बाई एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, तो एक्सेप्ट करते समय कुछ एनर्जी बच्चों यहाँ पे डिफाइंड होगी, है ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी। तो उसमें बच्चों जो आपकी वैल्यू आएगी वो डेल्टा एच ई जी से हम करेंगे रिप्रेजेंट। हम बात कर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो डेल्टा एच ई जी की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कैसी लिखी जाएगी? एस इट विल बी इन नेगेटिव। क्या बात आपको समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो बच्चों। मैं फिर से एक बार एक टर्म में आपको रिलेट करूँगा कि बच्चों जो आपका जहाँ पे जब मैंने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया है, तो इन फर्स्ट केस, इस केस का इलेक्ट्रॉन्स को मैंने रिलीज़ किया है, तो रिलीज करते समय जो आपकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी? तो डेल्टा एच, यहाँ बच्चों हम क्या लिखेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी या इंथैल्पी। भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है ना, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन होगी। तो वो बच्चों कैसी होगी? पॉजिटिव के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एनर्जी को दे रहे हो, सप्लाई कर रहे हो बच्चों किधर? आप रिएक्टेंट की तरफ, मतलब जो एक्स हमारे पास एलिमेंट, इसकी तरफ आप हीट को सप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे जो आपका प्रोसेस लिखा जाएगा उसमें कुछ ऐसा लिखा जाएगा ना, इसके अंदर आप अगर आपको पता चल रहा होगा कि इस x प्लस यहाँ पे एनर्जी होगी, देन फॉर्मेशन ऑफ x प्लस, और प्लस आपका 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। बट अगर इस केस की बात करोगे सेकेंड केस के अंदर, तो यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे जब आपका बाई के साथ इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया था, तो बच्चों बाई माइनस का फॉर्मेशन हुआ है, एनायन का फॉर्मेशन हुआ है, तो प्लस बच्चों यहाँ पे लिखा जाएगा आपका एनर्जी। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यहाँ पे जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी, मतलब डेल्टा एच, जो चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी, वहाँ पे ईजी वर्ड बेटा मैंने क्यों जोड़ा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका ऐड हो रहा है, और फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हो रहा है, तो आपका आई ई यूज हुआ है। और डेल्टा एच का मतलब क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब बेटा इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो बेटा आप देख सकते हो कि इन सेकंड केस जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, तो बेटा वहाँ पे डेल्टा एच कैसे दिख रहा है? नेगेटिव, और फर्स्ट केस के अंदर क्या है? डेल्टा एच आपको दिख रहा है पॉजिटिव। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्योंकि देखो मैक्सिमम बच्चों को यही दिक्कत हो जाती है कि वो रिलेट नहीं कर पाते कि कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव, और दूसरा स्टेबिलिटी के साथ भी कॉन्सेप्ट को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं, इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को और आयनाइजेशन एंथैल्पी को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। तो कहीं ना कहीं मैं तीनों ही चीज़ों के साथ लेके आया हूँ बच्चों। एक पॉइंट आपका स्टेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और आयनाइजेशन एनर्जी है। तो मैं जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं एक्स और वाई के, वो स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। पॉइंट क्लियर है? ओके ओके। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। तो फिर से एक मैं बहुत ही बेसिक से एग्जांपल लेने वाला हूँ कि जैसे बच्चों मान लो हमारे पास ये जो बाई एटम है ये गैसियस फेज में है, और इसका कन्फिग्रेशन बच्चों जैसा लिखा था मैंने वैसे हम यूज करने वाले यहाँ पे 2, 8 और 7, राइट। ये बच्चों आपकी के सेल, एल सेल और एम सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। अब इस बाई से बेटा मैंने क्या किया था? भाई 7 इलेक्ट्रॉन से अपन को क्या देखना चाहिए बच्चों? यहाँ पे हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को ऐड करा सकते हैं, ओके। क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिकली जो स्टेबिलिटी की बात करते हैं वो भी कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, है ना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बच्चों हीट और एनर्जी आपकी रिएक्शन के मैक्सिमम हो जाए, तो वो कंपाउंड बच्चों आपका जो रिएक्शन है वो इजीली हम फीजिबल नहीं लेके चलते हैं, राइट। फीजिबल तो हो जाएगा बट
हमारे जो केमिस्ट्री में हम जब बात करते हैं तो यहाँ बच्चों हम ऐसे केमिकल रिएक्शन को मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं जहाँ पे स्टेबिलिटी भी मैक्सिमम मिले और एज वेल एज थर्मोडायनेमिकली फिजिबल, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन ना हमारी प्रोसीड ना हो, ठीक है, इजीली सब कुछ आपका हो जाए। तो देखो यहाँ पे आपका सीधा से कि बच्चों आपका बाई के साथ इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो आपका 287 था, तो बच्चों यहाँ बनेगा बाई -1 बन जाएगा, है ना। इट इज ऑल्सो इन गैसेस फेज और बेटा कन्फ्यूरेशन हो जाएगा आपका 288। ये बात समझ में आपको आ गई है। ये बच्चों के सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एल सेल को, ये एम सेल को। अब एक कहानी और देखना, अब इस जो बाई माइनस बेटा आ चुका है, अब इसके साथ मैं फिर से चाहता हूँ सपोज कि 1 इलेक्ट्रॉन आपका फिर से ऐड कराया जाए, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे बाई -2 हो जाएगा, राइट। इट इज ऑल्सो इन गैसेस फेज। ठीक है भाई, कन्फिग्रेशन की जब हम बात करेंगे तो आप मुझे यहाँ पे सोच के बताओ क्या कन्फिग्रेशन आपका 289 होगा, यस और नो। अगर मैं आप बोलोगे कि सर यहाँ पे एक कन्फिग्रेशन तो ऐसा होना चाहिए ना 2KL, यस इट इज M, नाउ इट इज N, तो 288 और यहाँ बच्चों 1 पहुँच जाएगा। क्या बात समझ में आपको आ रही है, क्लियर है। तो यहाँ पे 9 नहीं होगा क्योंकि भाई ऑक्टेट कंप्लीशन की हम लोग बात करते हैं, तो 288 देन 18 इस तरीके से आता है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे आपका शिफ्ट होगा एन सेल के अंदर। बट कहानी तो कुछ ऐसी है कि जब ये बाई माइनस यहाँ पे बन चुका था तो भाई यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब आ चुका है और वैसे भी आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे आपकी जो स्टेबिलिटी है वो तो बच्चों वैसे ही मैक्सिमम हो चुकी है। तो जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के साथ या स्टेबल कंपाउंड के साथ या स्टेबल एनाइन कैटाइन के साथ जब आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो जोड़ते समय आपको ऐड करते समय, आप ऐसे बोलो ऐड करते समय ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे जब एनर्जी के बारे में बात की जाएगी तो उस समय आपका आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये बता रहा है कि यहाँ पे आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में है बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करते हैं, मतलब प्रोटॉन्स के बारे में बात करते हैं, और किसके साथ बच्चों, इलेक्ट्रॉन के साथ। तो कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन न्यूक्लियर चार्ज या फिर आप प्रोटॉन बोलो और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बच्चों इनर सेल आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू काफ़ी अधिक हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू बच्चों आपकी मोर मतलब काफ़ी अधिक हो रही है, इसका मतलब कंपाउंड हमारा स्पीशीज स्टेबल हो गया है। तो अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बेटा ऐड करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी भाई, आप ऐड नहीं करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करेगा तो बेटी नेचुरल तो बच्चों ऐड नहीं करेगा, तो क्या कराना पड़ेगा, कुछ आपको इन नेचुरल प्रोसेस कराना पड़ेगा जिसके अंदर आपको जब इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कराओगे तो उस समय आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस समय बच्चों आपका जो प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक डिफाइन होगा और इस समय आपका जो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो बेटा डेल्टा एच इजी बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। क्या बात समझ में आ रही है, ये पॉजिटिव होगा। और देखो बेटा फर्स्ट जो प्रोसेस था उस प्रोसेस के अंदर जब हम लोग बात कर रहे थे तो वो प्रोसेस आपका कैसा था बच्चों, तो ये जो प्रोसेस था वो आपका डेल्टा एच इजी इक्वल टू कैसा था आपका, नेगेटिव। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो बेटा फर्स्ट आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आ रही है यहाँ बच्चों, ये कैसी है, ये आपकी नेगेटिव है और ये कैसी है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्यों आई है वो रीजन समझ में आपको आया, नेगेटिव क्यों है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। बेटा इसको लिख सकते हैं इट इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ये आपकी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ओके। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर, चलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल ले लेते हैं जरा यहाँ पे, है ना, और इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे बच्चों मान लो हमारे पास एक एटम बच्चों ऑक्सीजन, ठीक है, इट इज आइसोलेटेड एंड गैसेज एटम। जब बच्चों इसके साथ मैं 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप बताओ बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के पास -1 चार्ज होगा, इट इज ऑल्सो इन गैसियस फेज। देन फर्दर बच्चों फिर से सपोज मैं फिर से 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहा हूँ, तो फिर से बच्चों क्या होगा, ऑक्सीजन के पास -2। ये रिप्रेजेंट करने का मैं लॉजिक आपको बता रहा हूँ, बाकी इसके रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये दोनों ही आपको स्टेप समझ में आ गई होंगी, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब सुना ध्यान से कि जब बच्चों मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए कि हमारा जो फर्स्ट डेल्टा एच EG1, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये बच्चों कैसी होगी, ये आपकी आएगी नेगेटिव, ठीक है। और जो आपकी सेकेंड आपकी जो गेन एंथैल्पी है इसकी आप अगर बात करोगे तो डेल्टा एच
अब मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, मैंने कॉन्सेप्ट आपको अभी जस्ट बताया था, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी आपकी, इट विल बी दी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा आपको सप्लाई करना पड़ रहा है, क्या बेटा, एनर्जी को सप्लाई करना पड़ रहा है। लेकिन फर्स्ट केस यहाँ बच्चों क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो उस समय आपकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो रिलीज होने का मतलब यहाँ पे नेगेटिव होगा और ये आपका केस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है पॉइंट? ओके, जैसे हम लोगों ने अभी स्टेबिलिटी के बारे में बात की, वही आपका कॉन्सेप्ट है। ओके, अब इसके बाद अब हम लोग चलने वाले हैं एक बेसिक सी डेफिनेशन पे, और डेफिनेशन से थोड़ा सा मैं आपको रिलेट करने जा रहा हूँ। देखो, तो यहाँ पे बच्चों मैं लिखूंगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड by adding an electron to a gaseous isolated atom to convert it into a negative ion, राइट। यहाँ बच्चों अब नेगेटिव आयन के बारे में मैं आप लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर बच्चों एक पॉइंट लिखे, मोनोवैलेंट एनायन। मोनो का मतलब बच्चों वन, वैलेंट का मतलब बैलेंसी, मोनोवैलेंट एनायन। क्लियर है? ओके, जरा इसके चीज़ के एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ। जैसे बच्चों ए हमारे पास एक कोई गैसियस एटम है, इसके साथ अपन ने वन इलेक्ट्रॉन को ऐड करा दिया है, तो यहाँ से बना आपका A-1, राइट। और इस केस में आपका जो डेल्टा एच इजी दैट इज इक्वल टू नेगेटिव। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चों ने ज़्यादा फोकस किया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, आज हम बच्चों फोकस कर इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी पे। तो क्या होता है ना कि बच्चों को ये तो पता होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में ज़्यादा कुछ, लेकिन इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी के बारे में कम इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो इसके बारे में भी समझ लो, है ना। तो ये आपको काफ़ी हद तक जो कन्फ्यूजन रहते हैं बच्चों के, वो आप क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से बनेगा आपका Cl-1, और इसके लिए आपका जो डेल्टा एच ईजी रहता है वो जो रहता है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होता है, -349 किलोजूल पर मोल, राइट। किलोजूल पर मोल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट जो लिखा है मैं उसको पढ़ूंगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू ए गैसियस आइसोलेटेड एटम टू कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव आयन। ठीक है, तो यहाँ पे आप एनर्जी बच्चों क्या है, एनर्जी रिलीज, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पे आपकी रिलीज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉइंट है बेटा वो भी फोकस करने की, मोनोवैलेंट एनायन आपका डिफाइन होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने दिया है, अब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि जिस पर्टिकुलर मोनोवैलेंट एटम या गैसेस एटम, है ना, आइसोलेटेड एटम, उसके साथ जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, या फिर आप ऐसे बोलो कि जिस किसी भी एटम की डेल्टा एच इजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू या चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू जो जितनी अधिक नेगेटिव के अंदर होगी, मतलब वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, गेन करने की टेंडेंसी को डिफाइन करेगा। और जितना कम नेगेटिव होगा डेल्टा एच इजी, मतलब वो आपको आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज करेगा, लूज करेगा। ये बात आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। तो जितना अगर आपका मोर नेगेटिव होगा डेल्टा एच इजी, तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि अगर आपका डेल्टा एच इजी की वैल्यू जितनी अधिक अगर आपकी नेगेटिव में होगी, राइट बेटा, वो आपका जो एटम होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी को होल्ड करेगा, राइट। और डेल्टा एच इजी की वैल्यू अगर जितनी बच्चों आपकी नेगेटिव में कम होगी या पॉजिटिव में जितनी अधिक होगी, वो बच्चों इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी को होल्ड करता है। इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, वो उसको आप इस कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो। ओके, यस, अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे और समझेंगे यहाँ पे। द फर्स्ट
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ most of the elements is negative, but the second electron gain enthalpy is positive. ओके जैसे एग्जांपल देखें यहाँ पे ऑक्सीजन गैसियस फेज में प्लस एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से बनेगा आपका O माइनस गैसियस फेज में, जिसके लिए आपकी डेल्टा H Eg1 की जो वैल्यू आती है दैट इज -141 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से जब हम ऑक्सीजन -1 की बात करते हैं गैसियस फेज की, यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कराएंगे तो यहाँ से आपका बनेगा ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, ये गैसियस फेज में होगा। और इसके लिए आपका जो डेल्टा एस Eg2 की जो वैल्यू आएगी सेकेंड, वो आपकी प्लस में आती है दैट इज 780 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे बच्चों नोबल गैस को लेके। noble gases has positive electron gain enthalpy, positive electron gain enthalpy। ओके तो यहाँ पे देखो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसके ऊपर कि जैसे बच्चों फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इज नेगेटिव बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा। जिसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे बच्चों ऑक्सीजन के साथ जब बेटा यहाँ पे आपका फर्स्ट केस की हम लोग बात करेंगे तो इट इज़ ए आइसोलेटेड गैसेस एटम, जहाँ बच्चों हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हैं तो यहाँ से बच्चों क्या बनेगा वो -1 चार्ज, और यहाँ पे आपका डेल्टा जो Eg1 की वैल्यू होगी वो बच्चों वो कैसी होगी आपकी नेगेटिव में होगी, राइट। यहाँ पे मतलब आपकी जो एनर्जी हो रही है वो क्या हो रही है रिलीज हो रही है। तो फर्स्ट केस के अंदर आपके जो डेल्टा एच Eg की वैल्यू आती है वो आपकी नेगेटिव में आती है, रिलीज होती है। मतलब मैंने बताया था कि जहाँ पे जितना आपका डेल्टा एच Eg नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव आने का मतलब ये होगा कि आपका जो ऑक्सीजन एटम है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होल्ड करेगा और स्टेबिलिटी को डिफाइन करेगा। लेकिन जब O-1 के साथ अगर आप फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो इस केस में बच्चों जो आपका O-2 आपका फॉर्म हो रहा है आयनाइन, और यहाँ पे आपका डेल्टा Eg2 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आ रही है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन। तो जब ये पॉजिटिव वैल्यू और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बता रहे कि जो ऑक्सीजन के पास -1 चार्ज है ये क्या, ये इलेक्ट्रॉन को गेन ना करके इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। मतलब सीधा बोलो इलेक्ट्रॉन को मैं गेन को लेकर बात करूँ तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा, लेकिन जो फर्स्ट वाला आपका जो केस है वहाँ पे आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया था भाई यहाँ पे पॉजिटिव में क्यों आ रहा है, ये पॉजिटिव में 780 किलो जूल पर मोल क्यों जाता है ना। तो ये बच्चों जाने के पीछे रीजन है बच्चों, जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है और ये बेटा जो ऑक्सीजन है बेटा वो तो स्टेबल हो चुका है O-1। जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है तो इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा किस किस के बीच में, इनर सेल, आउटर सेल और न्यूक्लियस के बीच में, वो बच्चों कैसा हो जाता है मैक्सिमम। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो कहीं ना कहीं बेटा वो ऐड नहीं कराएगा, जब वो ऐड नहीं कराएगा तो इसका मतलब सीधा सा यही होगा कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी आपको यहाँ पे इन सेकेंड केस आपको देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन है बेटा एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका ऐड हो पाएगा, तब बनेगा O-2। लेकिन इसकी वजह से ही तो आपका ये बेटा पॉजिटिव में आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है, इसी की वजह से आपका ये पॉइंट जो आ रहा है ये आपका पॉजिटिव में डिफाइंड हो रहा है। पॉइंट क्लियर है, समझ में आपको आ गया होगा। अब आते हैं नोबल गैस। तो नोबल गैस की बेटा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। इसका मतलब अगर वो फिक्स है पॉजिटिव में हो ही गई है, और वैसे भी नोबल गैस बच्चों स्टेबल कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, तो नोबल गैस के बेटा जो आपका पॉजिटिव है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है वो कैसी है बच्चों, बिल्कुल नहीं है। क्या बात समझ में आई? ओके, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चों हम लोग कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कस करने के लिए। देखो, तो जैसे आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा बच्चों कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं ब्लॉक्स को लेके जहाँ पे बच्चों आपकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है। और इस कॉन्सेप्ट पे बच्चों बहुत बार आपके स्टेट लेवल एग्जामिनेशन जो होते हैं, आपके इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, उसके अंदर आपके ये क्वेश्चंस डिस्कस, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं तो क्यों बनना बच्चों, इसको हम लोग स्किप करें, इसको हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे यहाँ पे ध्यान से, इसकी बिल्कुल नहीं करना है। तो देखो बच्चों, एस ब्लॉक की जब बात करते हैं तो एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो होता है आपका बेरिलियम और एक होता है आपका मैग्नीशियम, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट बच्चों, अगर मैं बताऊं आपको पी ब्लॉक को लेके, है ना, तो पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जिसमें आता है बच्चों नाइट्रोजन, राइट, और कौन सा आएगा, नोबल गैस आएगा, नोबल गैसेस, राइट। तो नोबल गैसेस एंड नाइट्रोजन, ठीक है। और बहुत बार क्वेश्चन बेटा नाइट्रोजन को लेके पूछा भी गया है, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट कर दूंगा। ओके, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊं तो बच्चों आएगा आपका डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। बच्चों वहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जनरली मैनमेड एलिमेंट्स हैं, तो उसके बारे में इतने क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए गए हैं। ओके, तो यहाँ बच्चों आपके आते हैं, एक तो मैग्नीज आता है, एक आपका जिंक आएगा, एक कैडमियम आएगा और आपका मरकरी आता है। तो ये चार बच्चों एलिमेंट्स ऐसे हैं डी ब्लॉक के अंदर जो अपनी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं। तो आपको बिल्कुल समझ आपको आगे हो बेटा कौन कौन से एस ब्लॉक के अंदर बेरिलियम मैग्नीशियम हो गया है। और पी ब्लॉक के अंदर अगर बच्चों मैं बात करूं तो आपका हो गया नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोबल गैसेस के बारे में तो पहले ही मैंने आपको डिस्कस किया। अभी डी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पे मैग्नीज, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। क्लियर है पॉइंट? ओके ओके, इस अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ बच्चों हम लोग बात करेंगे अपने पर्टिकुलर पीरियड टेबल के अंदर सेकेंड और थर्ड पीरियड को लेके। यस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैं आपको रिजल्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ थर्ड पीरियड इज मोर negative than second period राइट। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा आपका जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे मैं सेकेंड और थर्ड पीरियड को लिखूंगा। तो थर्ड पीरियड की जो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू है वो जो आपकी मोर नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड, ठीक है। तो ज़रा मैं सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, उसको अपन लोग यहाँ पे लिखते हैं और फिर करेंगे यहाँ पे हम लोग कंपेयर। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की जो बात करेंगे तो देख सकते हो आप यहाँ पे लिथियम, नेक्स्ट बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। नियॉन पे बेटा हम हेलोजन पे तो नहीं जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ इसके साथ इसकी कुछ वैल्यूज लिखूँगा, राइट। तो आप वैल्यूज देखो बच्चों, लिथियम के साथ जो बच्चों आती है वैल्यू दैट इज़ द -60। बेटा बेरिलियम की हम लोग बात कर लेते हैं, राइट। बेरिलियम की बच्चों बात करेंगे तो बेटा इसकी वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 0 क्यों बेटा हुई, बिकॉज ये बच्चों आपके NH2 को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहाँ पे देखो आप बेटा ये NH2, राइट, ऑलरेडी बेटा फुली फिल्ड होता है तो ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव में आएगा। अच्छा, यहाँ बच्चों क्या होगा, -27 वैल्यू होती है, यहाँ -112, यहाँ देखो बच्चों तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगी बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन।
बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन की बच्चों नेगेटिव आएगी -141 समथिंग होती है बच्चों। फ्लोरीन की जो सबसे अधिक होती है ये होती है -328, सबसे अधिक बच्चों नेगेटिव में आपकी फ्लोरीन की ही होती है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सोडियम पे आते हैं ज़रा, सेकेंड थर्ड पीरियड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे थर्ड पीरियड देखो बेटा, सोडियम की आपकी आती है -53, मैग्नीशियम ग्रेटर देन 0। एल्यूमिनियम के बारे में बात करते हैं तो -43 होती है। सिलिकॉन की बच्चों आपकी आती है -140, यस इट इज़ ए 143, 143 समथिंग आपकी रहती है। और बहुत सी बुक्स के अंदर -134 भी डिफाइन किया गया, बट आपका 134 मोर एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट फॉस्फोरस की बात करेंगे तो आपका ये -72। आप बोलोगे कि सर नाइट्रोजन का तो बेटा स्टेबल कन्फ्यूजन था, फिर फॉस्फोरस का -72 क्यों हो गया है ना, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, उसकी वजह से स्पेस मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना आसानी से। नेक्स्ट देखो सल्फर पे आते हैं तो इसकी बेटा होती है -200, और लास्ट वन इज क्लोरीन, बेटा इसकी होती है -349, ठीक है। अब क्लोरीन के पीछे देखो बच्चों तो इसका तो -328 था, इसका -349 है। तो आप बोलोगे कि बेटा जो क्लोरीन है वो 23 इलेक्ट्रॉन्स को मतलब अगर आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में तो भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा क्लोरीन का अधिक आता है नेगेटिव में एज कम फ्लोरीन। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों देखो अट्रैक्ट तो बच्चों फ्लोरीन करेगा मैक्सिमम, है ना, क्लोरीन भी बच्चों करेगा, बहुत डिफरेंस नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अट्रैक्शन का। लेकिन यहाँ पे स्पेस जो है मतलब इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए है ना, तो बेटा किसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, तो बेटा क्लोरीन के पास आएंगे आपके डी ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से बच्चों इसकी वैल्यू जो होती है वो मोर नेगेटिव में डिफाइन होती है, -349। तो जैसा ऊपर लिखा है मैंने रिजल्ट कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ थर्ड पीरियड इज मोर नेगेटिव देन सेकेंड पीरियड। तो देखो बच्चों आपका यहाँ पे एक जो केस आ रहा है, कौन सा केस आ रहा है वो उसको ध्यान रखना कि थर्ड पीरियड का तो मोर नेगेटिव है, बट लिथियम वाला केस देखो तो बच्चों -60 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे -53। तो इस केस के अंदर बच्चों आपका ये एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे आसानी से ये -27 है, ये -43 है और ये -122 है। तो देखो यहाँ पे आपको जो मोर नेगेटिव की हम बात कर रहे हैं तो मोर नेगेटिव आपको बिल्कुल ये वैल्यूज दिख रही हैं। इसके अंदर थर्ड पीरियड की जनरली आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो रहेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, वो आपकी थर्ड पीरियड की मैक्सिमम रहती है एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताऊँ एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि सेकेंड पीरियड के अंदर आपका एक तो बेटा पॉइंट आता है यहाँ पे स्पेस, दैट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक तो जो स्पेस होता है वो जो स्पेस बच्चों या फिर एटॉमिक आप साइज बोलो तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का एटॉमिक साइज काफ़ी छोटा होता है। और दूसरा बच्चों यहाँ पे जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहाँ पे बच्चों आपके जो डी सब सेल है वो आपका प्रेजेंट नहीं रहता है, मतलब आपका साइज बहुत ही छोटा है। साइज बहुत छोटा है तो यहाँ पे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी तेज़ी से काम करता है, न्यूक्लियर फोर्स काफ़ी ज़्यादा काम करता है आउटर मोस्ट और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिया जा सकता है। ये इसके पीछे बेसिक रीज़न होता है। लेकिन अगर आप लेफ्ट से राइट में अगर आप ट्रेवल करोगे तो आपको मोर नेगेटिव वैल्यूज इंक्रीज होती है ना। उसके पीछे रीज़न क्या होता है? उसके पीछे रीज़न ये होता है कि ठीक है साइज तो छोटा हो रहा है, साइज छोटा हो रहा है, लेकिन जब हम पीरियड की बात करें ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उस केस में आप देखो हम कंपेरिजन कर रहे हैं सेकंड थर्ड पीरियड को, हम सिर्फ सेकंड पीरियड में मूव कर रहे हैं, तो फिर आपकी नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियर चार्ज है, जो न्यूक्लियस आपका है, न्यूक्लियस पर जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी तेजी से अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को होल्ड करते हैं, बिकॉज साइज आपका छोटा हो जाता है। तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आपका मोर नेगेटिव होता जाता है, चाहे आप सेकेंड पीरियड देखो चाहे आप थर्ड पीरियड देखो, ये इन दोनों से बच्चों क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। बाकी तो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। पॉइंट क्लियर है? ओके यस स्टूडेंट्स, अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। तो आई होप मैं ऐसा मान के चलूँगा कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में अगर आपको देखना है तो प्रीवियस लेक्चर इसके जो पहले लेक्चर मैंने बनाया आप उसको देख सकते हो, वहाँ पे आपको पूरी नॉलेज आपको मिल जाएगी। अगर आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में अगर आपको देखना है, कोई भी डाउट अगर आपको है तो अभी जो लेक्चर बेटा हम आप देख रहे हो इसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा।
तो अब बच्चों हम वापस से आएंगे जिस पॉइंट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बच्चों वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा किस किस फैक्टर्स पर इफेक्ट आपके डिपेंड करती है, किस तरीके से चेंज होती है। तो बेटा फर्स्ट आपका आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के बच्चों में बात करूँ तो एटॉमिक साइज के बारे में आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे बच्चों मान के चलो हमारे पास एक इस तरीके से एटम प्रेजेंट है, इसका ये न्यूक्लियस है, और यहाँ बच्चों आपका ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ पे इस तरीके से इनफाइनाइट में प्रेजेंट है, और ये बच्चों आपके इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से इसके सेल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि जितना बच्चों साइज आपका छोटा होगा, है ना, जितना साइज आपके एटम का छोटा होगा, लेस साइज होगा, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका न्यूक्लियस है, वो जो न्यूक्लियस है जितना आपका साइज छोटा होगा, तो साइज छोटा होने पे आपका न्यूक्लियस बच्चों मैक्सिमम आपके न्यूक्लियर चार्ज को डिफाइन करेगा, ये इन्फ्लुएंस करवाएगा बच्चों किसके साथ, जो आपका इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे प्रेजेंट है इसके साथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जितना साइज छोटा होगा, स्मॉल साइज होगा, अगर स्मॉल साइज का एटम है तो वहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से बच्चों क्या होगा, विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोलो कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा। अब एक पॉइंट और बताऊं कि जैसे मान लो अगर आपका साइज़ बड़ा साइज़ है, कुछ इस तरीके साइज़ है, तो बिगर साइज़ के अंदर क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो बेटा, क्योंकि बेटा यहाँ पे अट्रैक्ट कौन करने वाला है भाई, यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियस है बेटा वही तो आपके न्यूक्लियर चार्ज को डिफाइन करेगा, अरे भाई इलेक्ट्रॉन थोड़ी नहीं करते हैं। तो जब न्यूक्लियस के पास देखो बेटा यहाँ पे आपके जो सेल्स प्रेजेंट है वो बिगर साइज का एटम है, तो इनफाइनाइट प्रेजेंट जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो आसानी से बच्चों आपका अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, मतलब एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपका लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और यहाँ पे अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली टू एटॉमिक साइज। जितना आपका बड़ा साइज होगा एफिनिटी उतनी कम होगी, मतलब एक्सेप्टेंस उतना कम होगा, और जितना आपका साइज छोटा होगा तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उतनी ही अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन है कि इफ एटॉमिक साइज इंक्रीजेज सो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑल्सो इंक्रीजेज। भाई साइज आपका तो एटॉमिक साइज क्या है, डिक्रीज कर रहा है। अब वो डिक्रीज कर रहा है तो एटम का साइज अगर डिक्रीज हुआ है तो उस केस में जो डिस्टेंस है आपकी न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल के बीच में, क्या वो इंक्रीज करेगी। पॉइंट ये है भाई, एटम का साइज तो आपका इंक्रीज हुआ है ना, अगर एटम का साइज इंक्रीज हुआ है तो डिस्टेंस भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ये पॉइंट क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आपका डिक्रीज करेगा किस किस बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में आपका डिक्रीज करेगा। तो जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या कर जाएगी, आपकी डिक्रीज होगी। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर है बच्चों, इन ए ग्रुप व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस बिकॉज व्हाट इज द रीज़न। रीज़न है कि बच्चों हमारे पास के एल एम और एन जो हमारे पास सेल्स हैं ना, वो सेल्स आपके ऐड होते जाते हैं। ठीक है, इंक्रीज करते हैं। तो साइज आपका बेटा क्या इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम आने पे। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल डिक्रीज। साइज इंक्रीज करेगा तो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, तो एफिनिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में जब भी बोलना बच्चों तो एक्सेप्टेंस बोलना। और किसका बेटा एक्सेप्टेंस, भाई इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस जो आपके इनफाइनाइट में प्रेजेंट है बेटा, इसको एक्सेप्ट बच्चों कौन करेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो बोले बेटा न्यूक्लियर चार्ज। जो आपका न्यूक्लियस है या फिर आपका प्रोटॉन्स हैं या फिर आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे बेटा इनफाइनाइट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को आपके एक्सेप्ट करने के लिए, नॉट अट्रैक्शन, एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन ए पीरियड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट साइज बेटा ऑब्वियसली डिक्रीज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज या बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव। रीजन इज वेरी सिंपल। ठीक है, ओके। तो बच्चों यहाँ पे साइज आपका डिक्रीज करेगा। जब साइज डिक्रीज करेगा तो बेटा एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सो एफिनिटी विल इंक्रीज। एफिनिटी मतलब एक्सेप्टेंस, फिर आपको देखना पड़ेगा क्या बच्चों, एक्सेप्टेंस। ये क्या होगा आपका इंक्रीज। तो एफिनिटी को अपन एक्सेप्टेंस बोलेंगे तो काफ़ी आपके लिए आसान रहेगा समझने में। तो बेटा एफिनिटी इज ए टेक्निकल वर्ड, बट एक्सेप्टेंस बेटा हमारे जो रेगुलर वर्ड होता है, तो इससे आपको काफ़ी आसानी फील होगी।
है ना, समझने में। नेक्स्ट बेटा सेकंड पॉइंट आता है, दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सेकंड पॉइंट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड फैक्टर इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जरा समझते हैं ध्यान से बेटा। इसको हम लोग कैपिटल जेड बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसको तो ध्यान समझते हैं। जैसे बच्चों मान के चलो हमारे पास इस तरीके से दो एटम प्रेजेंट हैं और दोनों एटम के अंदर बच्चों हम लोग यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसको मैं वेरी कराने वाला हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ देखो बच्चों आपके इन सेकंड केस जहाँ पे आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो कैसे हैं आपको मैक्सिमम दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन्फाइनिट पे बच्चों, कहाँ पे आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मतलब एक्सेप्टेंस कहाँ पे अच्छा खासा होगा। तो अधिक कहाँ होगा भाई, जहाँ पे आपका न्यूक्लियस, यहाँ पे बेटा आपका प्रोटॉन्स अधिक दिख रहे हैं, मतलब ये आपका सेकंड केस। तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो आसानी से एक्सेप्ट होगा, अट्रैक्ट नहीं, क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जितना अधिक न्यूक्लियर चार्ज, जितना अधिक प्रोटॉन, जितना अधिक कैपिटल जेड की वैल्यू, उतना अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस, ठीक है। आपको हमेशा के लिए अभी वर्ड याद हो गया होगा। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस पे एक बार देख लेते हैं जरा, ठीक है। वो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से बच्चों Mn+2 Mn+4 Mn+7। जैसे मैंने बताया था कि बच्चों यहाँ पे आपका जो एटम है वो आपका तो मैग्नीज है, बस चार्ज बच्चों आपके डिफरेंट है, कैटाइंस आपके यहाँ पे डिफरेंट हैं, +2 चार्ज है, +4 है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। तो बेटा आपको पता होना चाहिए जहाँ पे जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज होता है साइज उतना ही छोटा होगा। अरे बताओ, आपका जो साइज होगा वो उतना ही क्या होगा, छोटा होगा, लेस साइज होगा। अब साइज जहाँ पे कम हो जाएगा, अब साइज के तो बच्चों पता है ना, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था। तो एक तो आपका आंसर यहाँ से भी बन जाएगा भाई Mn+7 का सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। अच्छा, दूसरा रीजन बच्चों क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में अगर आप वो बात करोगे तो सबसे अधिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ पे डिफाइंड होगा। तो आंसर सिंपल सा हो जाएगा कि जहाँ पे आपके प्रोटॉन्स अधिक होंगे। तो अधिक प्रोटॉन बच्चों कहाँ पे मिलेंगे, Mn+7 के साथ। भाई इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, तो प्रोटॉन्स बच्चों ज़्यादा होंगे, मतलब न्यूक्लियस के पास ज़्यादा प्रोटॉन्स तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके दोनों ही पॉइंट से, दोनों ही फैक्टर से आप यहाँ पे इसका आंसर आप इजीली निकाल पाओगे। तो आंसर क्लियर है। इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे, एक क्वेश्चन और आपका है, दैट इज द क्रोमियम Cr+3 Cr+6। तो देखो इसका भी आंसर निकालना बहुत ही आसान है, मैं दोनों से आंसर बताऊंगा। यहाँ बच्चों अगर मैं साइज का ट्रेंड बताऊं तो आपको आंसर समझ में आना चाहिए कि सर जिसके पास सबसे अधिक पॉजिटिव चार्ज है उसका साइज सबसे छोटा होगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर है। फिर आपका Cr+3 आएगा और सबसे छोटा साइज होगा आपके क्रोमियम का, ये बात क्लियर है। अगर बच्चों एनाइन होता है तो एनाइन साइज बिगर होता है बच्चों, आपके जो न्यूट्रल एटम होता है उससे। अच्छा, ये तो साइज के बारे में बात होगी। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करें बेटा, इट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करें तो फिर क्या होगा। तो भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब Z, या प्रोटॉन्स के बारे में। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ पे तक होंगे भाई, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं ना, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो बच्चों कहाँ पे Cr+6। तो Cr+6 जो है उसके पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, फिर जो न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, कहीं ना कहीं आपकी सबसे अधिक होगी, सबसे कम होगी आपके क्रोमियम न्यूट्रल एटम के पास। तो आंसर इज वेरी क्लियर कि जो साइज के साथ बेटा आपका जो रिलेशन था एफिनिटी का वो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, राइट। इलेक्ट्रॉन सॉरी दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट, दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और बच्चों आपका जो न्यूक्लियर चार्ज था उसके साथ जो रिलेशन था, तो न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो दोनों से आपको आंसर समझ में आ जाएगा कि बच्चों आपका ये जो आंसर बना इट इज करेक्ट आंसर। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम लोग करेंगे n-1 -2 -3। तो मैं जैसा मैंने बताया था, जितना अधिक बच्चों आपका नेगेटिव आयन होगा या जितना अधिक नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसका मतलब जो साइज होगा एटम का वो उतना ही, मतलब ये एनायन है, उतना ही साइज क्या बच्चों बड़ा हो जाएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। जब रिपल्सिव फोर्स अधिक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं साइज बच्चों एक्सपांड कर जाएगा, राइट, ओके, एक्स इलेक्ट्रॉन के आने के साथ ही। तो तब यहाँ पे एफिनिटी का आंसर क्या बनेगा, तो आप चाहे साइज के बेस पे सॉल्व कर लो और चाहे आप यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज के बेस पे सॉल्व करो, आंसर आपका सेम बनेगा। तो आपका देखो यहाँ पे अगर साइज के बेस पे सॉल्व करोगे तो पता है जिसका साइज सबसे अधिक होगा उसका एफिनिटी क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा।
तो सबसे बड़ा साइज किसका है, n-3 का है। अरे साइज का तो ऑर्डर यही बनेगा ना भाई, जितना अधिक नेगेटिव चार्ज है एक्सपांशन उतना ज़्यादा होगा। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, जितना अधिक नेगेटिव चार्ज है। फिर कौन आएगा, n-2 आ जाएगा, फिर n-1 आ जाएगा, फिर आपका नाइट्रोजन आएगा। दिस इज आंसर। तो साइज के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आपको आंसर बिल्कुल सही बैठा है बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। और न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करोगे तो न्यूक्लियर चार्ज बच्चों प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है ना, कैपिटल जेड को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके बेस पे आपका आंसर ये भी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बेटा आपका जो फैक्टर आएगा दैट इज दी शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी बच्चों बहुत ही सिंपल सा है, आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले पढ़ाया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के पीछे मैंने कहानी बताई थी कि जितना ज़्यादा अधिक भीड़ होगी, जब खेल दिखाने वाले आया उसके आसपास जितनी अधिक भीड़ होगी, मतलब शील्डिंग उतनी ज़्यादा है भाई, प्रोटेक्शन उतना ज़्यादा है। और जितना अधिक प्रोटेक्शन, तो बच्चों आप फॉरवर्ड नहीं आओगे, बैकवर्ड जाओगे, है ना। क्या बच्चों बैकवर्ड जाओगे तब उस खेल को देख पाओगे। तो मतलब जितना अधिक शील्डिंग होगा, जितना अधिक शील्डिंग मतलब प्रोटेक्शन उतना अधिक, तो उसमें आपका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है। ओके, एटम का साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी काफ़ी कुछ डिस्कशन आपको किया था। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब बाहर का इलेक्ट्रॉन अगर बच्चों ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील कर रहा है न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स के साथ, तो इसका मतलब कि वहाँ पे आप फॉरवर्ड आओगे, बैकवर्ड नहीं जाओगे। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे आप फॉरवर्ड आ जाओगे, तो उसमें बेटा साइज क्या होगा, तो साइज आपका करेगा डिक्रीज। क्या बात समझ में आ रही है एटम का। और यहाँ पे जो साइज होगा, जितना अधिक शील्डिंग होगा, तो साइज क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। एक कहानी समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। तो साइज आपका इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है। अब इसी की वजह से आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। भाई जितना अधिक शील्डिंग है ना, तो इफेक्टिव चार्ज उतना ही क्या होगा, कम होगा। और जितना कम शील्डिंग होगा तो भाई वहाँ पे इफेक्टिव चार्ज आपका उतना ही अधिक हो जाएगा। इसी मैंने बताया था आपकी जो डी और आपके एफ, डी और एफ सबसेल की जब मैंने बात की थी, तो वहाँ पे आपका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो उतना ही लेस होता है। तो लेस होने पे यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, याद है ना, कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, जिसके साइज क्या आपका हुआ था, डिक्रीज हुआ था। साइज क्या बच्चों एटम का, डिक्रीज हुआ था। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। ओके, अब देखो, तो अब एक पॉइंट ये बनता है कि साइज आपका शील्डिंग इफेक्ट अगर आपका जितना ज़्यादा हो जाएगा तो साइज के साथ देखो, तो साइज क्या करेगा आपका, आप बोलोगे कि साइज आपका इंक्रीज कर जाएगा। अब साइज जब इंक्रीज करेगा तो साइज के साथ एफिनिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वो तो समझ में आता है, तो आप इस रिलेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, समझने के लिए है। तो मैं आपको काफ़ी कुछ हिंट दे रहा हूँ साइज को लेके, न्यूक्लियर चार्ज को लेके। तो ये बच्चों जो एफिनिटी है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आया, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो इसी को लेके एक क्वेश्चन आता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों कुछ ऐसा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम, सीजियम, तो कहाँ पे एफिनिटी, कहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी आपकी, अधिक होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बोलो तो बेटा हम साइंस को लेके भी सॉल्व करोगे तो वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूक्लियर चार्ज को लेके सॉल्व कर लो, है ना, तो वो आपका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और शील्डिंग इफेक्ट को लेके भी सॉल्व करोगे, है ना, तो आपका जो आपका होगा वो आपका शील्डिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके सॉल्व करो, आंसर आपका सेम बनेगा, तो इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों आपका फैक्टर आता है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करते हैं तो दिमाग में हमेशा बच्चों आना चाहिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और स्टेबल जो कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों वो रिप्रेजेंट करता है आपके हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को। और हाफ फील्ड की जब हम बात करते हैं तो दिमाग में हमेशा बच्चों आना चाहिए आपका, एक तो P3 के बारे में बात करते हैं, है ना। वैसे एस सब सेल में इतना आपका क्वेश्चंस बनता नहीं है, वैसे अगर बनेगा तो भी आप कर सकते हो वहाँ पे। ये आपका हाफ फील्ड डिफाइन हो गया। फुली फील्ड के बारे में बोलेंगे तो बच्चों क्या होगा, या तो आपका P6 होगा या फिर आपका D10 होगा। ठीक है, वैसे भी एफ को लेके बेटा वहाँ पे बात इतनी करी नहीं जाती है, तो ये आपको समझ। अब जब हाफ फील्ड और फुली फील्ड जब कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, अप्रॉक्सीमेटली 0 होती है। क्यों भाई, स्टेबल ऑलरेडी हो गया है ना, इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट करेगा नहीं, बात फिनिश है। तो बेटा वैल्यू कितनी होगी आपकी, 0 का मतलब हम बोल सकते हैं वेरी लेस एक्सेप्टेंस होगा। बात क्लियर है। ओके, ये बात आपको समझ में यहाँ पे आ गई होगी, क्लियर पॉइंट है। तो इसका एक रिलेशन मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ, तो रिलेशन आप देख लो। रिलेशन बच्चों ये बन जाएगा कि आपका जो एफिनिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जितना अधिक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा भाई एफिनिटी बटा एक्सेप्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। समझ में आया क्या रिलेशन? ओके, क्लियर पॉइंट है। जैसे यहाँ पे लिखा है आपका फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड को लेके, तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, है ना, कि किस तरीके से ये बच्चों आपका फुली फिल्ड है, इट इज़ ए हाफ फिल्ड, ठीक है। NS1, NP3, NP5, NP7, 7 और 1 को लेके क्वेश्चन जनरली नहीं पूछते हैं बेटा, आपके P और D को लेके क्वेश्चन को समझना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे आपके हाफ फुली फील्ड को लेके, तो वो तो आप निकाल ही सकते हो बच्चों। फुली फील्ड के अंदर क्या हो जाएगा, एक तो NH2 हो जाएगा या आपका फुली फील्ड, दिस इज हाफ फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका NP6 हो जाएगा, एंड यहाँ पे D10 हो जाएगा, यहाँ पे आपका N, नाउ दिस इज F40, ठीक है। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है बच्चों, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी ऑल्सो डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो डिक्रीजेज। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर नोबल गैसेस क्या होता है, जीरो, मतलब बहुत लेस होता है। इसके बारे में मैंने बताया था बच्चों, यहाँ पे आपका पॉजिटिव भी डिफाइन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बेटा, क्यों? बिकॉज ऑफ ड्यू टू फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज अ सिंपल आंसर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर नाइट्रोजन फैमिली इज वेरी लेस। क्यों ऐसा होता है बेटा? नाइट्रोजन फैमिली की जब हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन फैमिली के अंदर बच्चों आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मिलता है वो समझना जरूरी है बच्चों। यहाँ पे मिलता है आपका P3, राइट, NP3। NP3 का मतलब बच्चों क्या है, ये आपका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जब आपका था तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि जब हाफ फील्ड या फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस की जो वैल्यू होगी वो काफ़ी कम होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर नाइट्रोजन फैमिली या एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द नाइट्रोजन फैमिली इज ऑलवेज वेरी स्मॉल। क्यों? बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। नेक्स्ट बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल इज ऑलमोस्ट जीरो। जीरो क्यों होती है? आंसर इज वेरी सिंपल। आप बोलोगे सर NH2 कॉन्फ़िगरेशन है, NH2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो कैसा होगा आपका, ऑलमोस्ट आपका जीरो, मतलब वेरी लेस, अपन ऐसे बोल सकते हैं वेरी लेस, क्योंकि वैल्यूज तो पता ही नहीं है ना, इस तरीके से वैल्यू रटना ही नहीं है आपको, तो ये वेरी लेस वैल्यू। क्लियर? इसके बाद जरा हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों थर्ड पीरियड को लेके कि थर्ड या फिर सेकंड पीरियड को लेकर किस तरीके से आपकी एफिनिटी वैल्यू डिफाइंड होती है। तो देखते हैं जरा इसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से होगा। तो हमारे सामने सिर्फ एक ही पॉइंट होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है ना, उस कॉन्फ़िगरेशन पे ज़्यादा हम लोग फोकस्ड हों। क्लियर है? ओके, यस। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को अपन यहाँ पे लिख लिया है और इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एफिनिटी को आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक बहुत ही एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे दूंगा। ओके, क्लियर है? देखो, तो बच्चों पीरियड सेकंड के जो हमारे एलिमेंट्स हैं, पीरियड सेकंड के जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक, उनको अपन लिख लेते जरा एक बार, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड आपका नियॉन। यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं अपन जरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नाउ इट इज 10। इसके साथ अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन्स तो अपन को पता चल ही गए हैं कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को लिख लेते हैं। तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो बच्चों जो लिथियम है उसका बच्चों कितना को इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है, मतलब आपका होगा 1s2 2s1। बेरिलियम पे आते हैं तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं यहाँ पे आपका 2s2, बाकी बेटा इसके पहले क्या होगा 1s2 हो जाएगा, उसको मैंने नहीं लिखा है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये 2p1 होगा, 2p2 होगा, 2p3 होगा एंड 2p4, 2p5, लास्ट इज 2p6। ये आपका फुली फिल्ड है, देखो आप, इट इज ए फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये होगा कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या होगा। तो एक्सपेक्टेड ट्रेंड तो देखो आपका क्या होगा, जैसे आपको मैंने बताया था कि अपन अगर लेफ्ट राइट पीरियड में अगर मूव करते हैं तो उस समय सबसे अधिक वैल्यू किसकी होगी। तो
तो आप सीधा सा बोलोगे कि सर यहाँ पे जो सबसे अधिक वैल्यू होगी वो तो आपकी फ्लोरीन की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? आपकी फ्लोरीन की होगी या नियॉन की होगी? क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड ट्रेंड आप बोल दोगे कि सर यहाँ तो नियॉन का तो फुली फिल्ड है, तो यहाँ तो आप आंसर बोल दें कि सर इसका तो आपका काफ़ी जीरो हो जाएगा, लेस। अच्छा चलिए यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। भाई जो बेरिलियम है वो क्या बता रहा है? 2s2। 2s2 का मतलब क्या है कि ये बच्चों कंप्लीटली फुली फिल्ड कन्फ्यूरेशन है, मतलब स्टेबल कन्फ्यूरेशन है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक। फिर देखो आपका देखो नाइट्रोजन, इसकी बात कर लो, यहाँ पे 2p3 है। 2p3 मतलब ये आपका हाफ फिल्ड कन्फ्यूरेशन है, ये भी समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके, तो ये भी आपका स्टेबल कन्फ्यूरेशन हो गया है। तो फिर इसका जो ट्रेंड बनेगा, एक्सपेक्टेड ट्रेंड, वो क्या बनेगा? कुछ ऐसा बन जाएगा, नियॉन, नाइट्रोजन एंड बेरिलियम। नेक्स्ट आप बात करोगे तो दैट इज़ दी लिथियम आ जाएगा, फिर आपका बोरॉन आएगा, फिर कार्बन आएगा, और कार्बन के बाद आपका ऑक्सीजन आएगा एंड नेक्स्ट इज फ्लोरीन। ठीक है, तो ये आपका जो ट्रेंड बन रहा है, ठीक है, इस ट्रेंड के अंदर इसमें कोई मॉडिफिकेशन होगा क्या, वो देखेंगे। तो देखो नियॉन का तो सबसे कम क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड कन्फ्यूरेशन, 2p6 तो सबसे कम हो जाएगा। फिर आपका नाइट्रोजन भाई आपका हाफ फील्ड है, तो मतलब हम इसके बारे में बात करें तो ठीक है, आपका इसका भी काफ़ी लेस रहेगा, लेकिन आपके नियॉन नाइट्रोजन का अधिक होगा नियॉन से। फिर कौन सा आएगा? बेरिलियम, इसका भी काफ़ी लेस। तो इन तीनों का तो समझ में आया है ना, क्यों आपका लेस हुआ है? बिकॉज ऑफ स्टेबल कन्फिग्रेशन, फिर बेटा कौन सा आएगा? लिथियम, जो अपनी पोजीशन प्रेजेंट है। फिर आपका यस बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये जो आपको ट्रेंड दिख रहा है ना, इस ट्रेंड के अंदर आपका जो बोरॉन और जो आपका लिथियम है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि बोरॉन का बेटा कन्फ्यूजन क्या है? 2p1 है, और आपका लिथियम कितना है, या बोलोगे 2s1 है। ठीक है, ओके, तो इसमें ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो आपका जो सीक्वेंस बन गया है, यस इट इज़ करेक्ट सीक्वेंस। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सीक्वेंस फॉर पीरियड सेकेंड। तो पीरियड के जब भी क्वेश्चंस बने तो बेटा आप हमेशा फोकस करना हाईएस्ट प्रायोरिटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग आप आंसर को निकालना। क्लियर होगा ये पॉइंट? ओके, एक यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपको बताना है कि लिथियम -1 एंड बोरॉन -1, इन दोनों में से स्टेबल कौन है? फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर होगा कि इन दोनों में से आपको बताना, क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से स्टेबल कौन है। और फिर एक क्वेश्चन और मैं इसी से जोड़ दूंगा कि यहाँ पे कौन सा आपका जो एनायन है जो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज कर देगा, लूजेज इलेक्ट्रॉन्स ईजिली। कौन सा आपका एनायन ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज कर देगा? ठीक है, तो पहले स्टेबिलिटी का बताना है, फिर आपका इसका आंसर टिक करना है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा आंसर इसका बनेगा। क्या होगा? कन्फ्यूजन आप निकाल दो इनका। तो लिथियम का जब माइनस से कन्फ्यूजन निकालेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 1s2 2s2, इलेक्ट्रॉन आया है ना इसलिए। बोरॉन का निकालोगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 1s2 2s2, 2p बनना होगी 2p2 हो जाएगा। क्यों बेटा? एक आपका इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो देखो यहाँ पे आपका 2s2 है, यहाँ पे 2p1 है। तो इसका मतलब जो लिथियम वाला है बेटा वो कैसा है? एस आपका सबसेल कैसा है? फुली फिल्ड है। फुली फिल्ड का मतलब कैसा है? स्टेबल कन्फ्यूरेशन है। तो इसका मतलब जो लिथियम है बेटा वो क्या, वो आपका मोर स्टेबल होगा। ये बात समझ में बेटा? बिकॉज ऑफ कॉन्फिगरेशन। और ऐसा यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। तो इसका जब स्टेबिलिटी का आंसर टिक करेंगे तो लिथियम -1 इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू बोरॉन -1। लेकिन जब बेटा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली जब बात करी जाएगी, बेटा कौन सा आपका एनायन आराम से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा? तो आंसर भी इसका बेटा सिंपल, क्या करना है यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प लेना, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प लेना, और उसके बेस पे बच्चों आपको देखना है कि कहाँ पे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा। जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन है
वो आसानी से ईजिली लूज नहीं होगा। क्या बात समझ आई? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि भाई जो बोरॉन है, जो -1 चार्ज आ रहा था, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा एज कंपेयर टू लिथियम -1। जहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो बोरॉन -1 है बच्चों, वो कैसा है, ये आपका अनस्टेबल एनायन है, और जो लिथियम माइनस है ये कैसा है, आपका स्टेबल एनायन है। क्लियर है क्वेश्चन? ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जहाँ पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे ग्रुप 17 को लेके, राइट। तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस बनने के चांस कैसे रहते हैं, तो ग्रुप 17 को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है कि ग्रुप 17 के अंदर बच्चों एलिमेंट कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हमें पता है कि अगर मैं टॉप से बॉटम में मूव करूँगा तो साइज़ क्या करेगा, इंक्रीज, और साइज़ अगर इंक्रीज करेगा तो एफिनिटी वैल्यू क्या होगी बच्चों, डिक्रीज, बिकॉज ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे अधिक, भाई एफिनिटी वैल्यू कम होगी ना, तो सबसे अधिक किसकी हो जाएगी, तो आंसर इज वेरी सिंपल, आप बोलोगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये जो हमारा सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सीक्वेंस आपका हो जाएगा। ये हमारा जो ट्रेंड है इट इज एक्सपेक्टेड ट्रेंड, नॉट ए रियल ट्रेंड। अब इस हाई भाई एफिनिटी के बारे में जब बात करते हैं तो पॉइंट तो वही होता है कि आपका जो न्यूक्लियस है ना, और जो इन्फिनिट प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो कितना आपका एक्सेप्टेंस को शो कर रहा है ना। बात तो कहानी कुछ ऐसी ही होगी, लेकिन इसी कहानी के साथ साथ यहाँ पे स्पेस और साइज भी देखा जाता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे बोलोगे कि जो फ्लोरीन है कंप्लीट पीरियड टेबल के अंदर बच्चों हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या बच्चों, अट्रैक्शन। मतलब सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन बेटा आपकी अट्रैक्ट कौन करेगा, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो फ्लोरीन करेगा, तो फ्लोरीन का अधिक होना चाहिए। और वैसे भी साइज को लेकर बात की थी तो भी आपका आंसर ये बना था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका जो रियल आंसर है ना, इसका जो रियल आंसर होगा, जो रियलिटी होगी वो कुछ ऐसी होती है, क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, और देन आपका आता है आयोडीन। ये सीक्वेंस होता है, राइट। अब इसमें जो क्लोरीन है बेटा उसके पास एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे इसके पास स्पेस प्रेजेंट है। जब इसके पास स्पेस प्रेजेंट है, साइज इसका बड़ा साइज है फ्लोरीन कंपेरिजन में, तो इसका मतलब यहाँ पे ये, अब क्लोरीन की तो बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होती है टेबल के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, तो वो फ्लोरीन की अधिक होती है। तो इसका मतलब जो क्लोरीन है लिख दूंगा वहाँ पे हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट जब फ्लोरीन के बारे में बात करते हैं तो बेटा फ्लोरीन जो रखता है ना, वो क्या करता है बच्चों, ये आपका रहता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियड टेबल। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब रीज़न सिंपल सा है कि क्लोरीन के पास आपका स्पेस रहता है, डी सबसेल्स प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बच्चों देखो एक्चुअली क्या होगा, फ्लोरीन विड्रॉ करेगा, वो ठीक ठाक समझ में आ रहा है, एक्सेप्ट करेगा बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन पावर। लेकिन फ्लोरीन का साइज इतना छोटा है जिसकी वजह से बेटा वो इलेक्ट्रॉन को ले तो लेगा, लेकिन कहाँ रखेगा, प्रॉब्लम तो ये बन जाती है, जिसकी वजह से आपका जो क्लोरीन है बेटा उसकी एफिनिटी वैल्यू क्या होती है, अधिक एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। बाकी ट्रेंड आपका वैसे फॉलो किया जाएगा बेटा, उसके बाद आपका ब्रोमीन और सबसे कम क्या हो जाएगा आपका आयोडीन। तो दिस इज द बेसिक ट्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। ओके ठीक है बच्चों, तो आज इसको मैं इतना ही रखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आएगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ और कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे डेल्टा एच ईजी, इसके ऊपर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे है ना, जो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन के अंदर डिस्कस हुए हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।